हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 12 सितंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी recently launched its own integrated grievance redress and monitoring system? फर्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड, हिमाचल प्रदेश। थर्ड, राजस्थान। एंड फोर्थ, दिल्ली। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रिसेंटली कल ही वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने ये इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च की है। सो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है जो ये रिसेंटली सिस्टम लॉन्च की गई है। वहां के गवर्नेंस को बेटर बनाने के लिए ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है और पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ये सिस्टम जो है वो बनाई गई है। Question number 2. Which of the following union territory does not have lieutenant governor? First, Jammu and Kashmir. Second, Andaman and Nicobar Islands. Third, Lakshadweep. And fourth, Puducherry. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, लक्षद्वीप। अब देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है एज ऑफ नाउ आप सबको पता है कि इंडिया के अंदर टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज है। अब उसमें से 5 यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर है। कौन सी 5 यूनियन टेरिटरी है? दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। और बाकी की 4 यूनियन टेरिटरी जो है जहां पे एडमिनिस्ट्रेटर है, कौन सी यूनियन टेरिटरी में? दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप। राइट, तो लक्षद्वीप जो है वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर है। सो रिसेंटली ये जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो न्यूज में इस वजह से है क्योंकि रिसेंटली वहां पे गवर्नमेंट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन से पावर्स मिलेंगे, कौन सी उनके पास कौन सी अथॉरिटी है, ये सब चीजें गवर्नमेंट ने क्लासिफाई की थी। इस वजह से उनके पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट आर्य समाज? आर्य समाज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट सपोर्टेड वर्ना सिस्टम बेस्ड ऑन बर्थ। सेकंड, इट अपोजेस आइडल वर्शिप ऑफ गॉड एंड रीइंकारनेशन थियरी। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, सेकंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज आर्य समाज जो है, सबसे पहले तो आपको आर्य समाज के बारे में पता होना चाहिए कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती in 1875 in Bombay. It was one of the part of socio-religious movement which was carried on that time. So it supported Varna system but not based on birth. उन्होंने वर्ना सिस्टम को सपोर्ट किया था बेस्ड ऑन मेरिट। मेरिट के बेस पे वर्ना सिस्टम जो है इट इज करेक्ट। सेकंड जो है वो करेक्ट है। इन्होंने आइडल वर्शिप मतलब कि जिसे हम कहते हैं मूर्ति पूजा उसको अपोज किया था एंड रीइंकारनेशन थियरी ऑफ गॉड इसको भी अपोज किया था। इट सपोर्टेड एंड इट बिलीव्ड इन कर्मा थियरी। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और आंसर विल बी बी, सेकंड ओनली। सो रिसेंटली जो स्वामी अग्निवेश है ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज। उनकी डेथ हो गई है, इस वजह से ये आर्य समाज जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट बॉन्डेड लेबर सिस्टम इन इंडिया? फर्स्ट, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस टू अबॉलिश बॉन्डेड लेबर सिस्टम। सेकंड, बॉन्डेड लेबर सिस्टम abolition act 1976 is implemented to whole of India by central government. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, वन ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट। अब देखिए पार्ट 3 मतलब कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो आर्टिकल 23 है
आर्टिकल 23 के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, ये जो सेकंड प्रोविजन है इसके अंदर बॉन्डेड लेबर सिस्टम को अबॉलिश करने के प्रोविजंस है। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया है, बट इट इज इंप्लीमेंटेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करती। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होगा जहां पे एक विजिलेंस कमिटी जो है वो बनाई जाएगी। दिस विजिलेंस कमिटी will advise the district magistrate that whether this act is enforced accordingly and not, right? तो स्टेट गवर्नमेंट के पास इंप्लीमेंटेशन की अथॉरिटी है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विजिलेंस कमेटी बनाई जाएगी। विजिलेंस कमेटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मतलब डीएम को एडवाइस करेंगे कि ये एक्ट जो है उसको किस तरीके से एनफोर्स करना है। तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट होगा और आंसर इज ए, वन ओनली। अगेन स्वामी अग्निवेश जो है he fought against the bonded labor system and he is also responsible one that abolition of bonded labor system took place in India, तो इस वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statement is or are correct about index of industrial production, IIP के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, it is the only measure that focuses on physical volume of the production. Second, it is compiled and published by मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, वन ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट। अब देखिए अगर हम दूसरे इंडिकेटर्स की बात करें सच एज सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, तो ये इंडिकेटर्स जो है वो प्राइस के ऊपर फोकस करता है, मतलब किसी कमोडिटी की प्राइस क्या है उसके ऊपर फोकस करता है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, सो इंडिया फॉलोज ओनली वन इंडिकेटर, that is IIP. So it is the only measure that focuses on physical volume of the production. तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इसको कंपाइल एंड पब्लिकेशन का काम कौन करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, इसकी वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा और आंसर इज ए, वन ओनली। आईआईपी के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं, इट श्रिंक्स 10.4% एज रिकवरी स्लोस। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्शन कमीशन हैज पावर्स टू कंडक्ट इलेक्शंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इलेक्शन कमीशन इनमें से कौन सी बॉडी या फिर अथॉरिटी के लिए इलेक्शन कंडक्ट करती है? फर्स्ट, स्टेट लेजिस्लेचर, सेकंड, वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, वन एंड टू। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है, थर्ड इज इनकरेक्ट। अब देखिए इलेक्शन कमीशन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शन ऑफ 4 बॉडीज और ऑफिसेस, पार्लियामेंट जिसके अंदर लोकसभा एंड राज्यसभा, फिर उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर, देन प्रेसिडेंट and vice president, right? So election commission is responsible for conducting elections of these 4. municipal corporations जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? स्टेट इलेक्शन कमीशन की, राइट? सो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है और आंसर इज ए, वन एंड टू। काफी सारी जगह पे अभी बाई इलेक्शंस होने वाले हैं और बिहार असेंबली के अंदर भी इलेक्शंस होने वाले हैं और उसी के साथ में लोकसभा के 27 सीट्स के लिए भी बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, इस वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statement is or are correct about Battle of Saragadi? First, it was fought at Tira campaign which is now located in Pakistan. Second, it was fought against tribesmen of Afghanistan. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो देखिए बैटल ऑफ सारागढ़ी जो है वो अराउंड 1897 में फाइट किया गया था बाय ब्रिटिश राज। उसके अंदर जो सिख रेजिमेंट है जिन्होंने ये बैटल जो है वो लड़ा था किसके सामने? ट्राइब्समैन ऑफ अफगानिस्तान। ये जिस जगह पे लड़ा गया था तिराह कैंपेन, वो अभी पाकिस्तान में है। अगर उस टाइम की बात करें
So this place used to be in the northwest frontier province, right? So इसके ऊपर जो मूवी बनी है, काफी फेमस मूवी है केसरी, जो आप सभी ने देखी होगी। तो केसरी मूवी के अंदर जो बैटल दिखाया गया है, इट इज द बैटल ऑफ सारागढ़ी। सो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो आज पंजाब गवर्नमेंट जो है, उन्होंने 123rd एनिवर्सरी है आज बैटल ऑफ सारागढ़ी की, इस वजह से इस सभी सोल्जर्स को ट्रिब्यूट दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज अराइज आउट ऑफ लैक ऑफ स्लम डेवलपमेंट इन इंडिया? मतलब इंडिया के अंदर अगर स्लम डेवलपमेंट नहीं होता तो इसकी वजह से कौन से इश्यूज हो सकते हैं? फर्स्ट, स्प्रेड ऑफ डिसीजेस। सेकंड, हाई इंसिडेंस ऑफ क्राइम्स। थर्ड, हंगर एंड माल नरिशमेंट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, 1, 2 and 3। तीनों इश्यूज जो है वो करेक्ट है। अब देखिए, स्लम डेवलपमेंट को अगर उसके ऊपर फोकस नहीं किया गया, देन इट कैन लीड टू डिसीजेस सच एज वाटर बॉर्न डिसीजेस। इंडिया के अंदर ये रिकॉग्नाइज किया गया है कि स्लम एरियाज में वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा होती है, और इस वजह से वहां पे टाइफॉइड, मलेरिया, कॉलेरा, इस टाइप के जो वाटर बॉर्न डिसीजेस है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है कि स्लम एरिया के अंदर लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, लोअर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ऐसी सिचुएशन की वजह से क्राइम रेट जो है वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू अदर एरियाज। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, स्लम एरिया के अंदर हाइजीन एंड सैनिटेशन की कंडीशन अच्छी नहीं है। दूसरी चीज कि वहां पे पॉवर्टी का प्रेवलेंस जो है वो भी ज्यादा है, इस वजह से वहां पे हंगर एंड माल नरिशमेंट का जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो आवर आंसर इज डी, 1, 2 and 3। सो आज के न्यूज़पेपर में ये अच्छा आर्टिकल है। रिसेंटली जो दिल्ली के अंदर ये ऑर्डर दिया गया था कि वहां की जो स्लम ड्वेलिंग्स है उसको डेमोलिश करने का ऑर्डर है, रेलवे के आसपास जो स्लम ड्वेलिंग्स है उसको। इस वजह से ये अर्बन पॉवर्टी एंड स्पेशली ये स्लम रिहेबिलिटेशन का इश्यू जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट कॉजेस ऑफ अर्बन पॉवर्टी इन इंडिया? मतलब कि इंडिया के अंदर अर्बन पॉवर्टी के लिए कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड स्किल्स ट्रेनिंग। सेकंड, हायर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। थर्ड, ओवर क्राउडिंग। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज सी, 1 and 3। फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट। अब देखिए, अर्बन पॉवर्टी की बात करते हैं तो फर्स्ट जो है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड स्किल ट्रेनिंग, ये करेक्ट है, बिकॉज रूरल माइग्रेशन टॉवर्ड्स अर्बन एरिया डज नॉट ensure that these population are skilled labor। मतलब कि जो रूरल पॉपुलेशन अर्बन एरिया में माइग्रेट होती है, तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके पास वो स्किल्स जो अर्बन एरिया के अंदर रिक्वायर्ड है वो होगी, और इस वजह से उनको अपॉर्चुनिटी जो है वो कम मिलती है, राइट? तो ये करेक्ट है। सेकेंड इज इनकरेक्ट, बिकॉज अर्बन पॉपुलेशन के अंदर ये पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर नहीं है कि हायर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। हायर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इज सीन मोस्टली इन दी रूरल एरियाज, राइट? तो इस वजह से सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट होगा। थर्ड जो है वो करेक्ट है, ओवर क्राउडिंग, इट मींस हायर पॉपुलेशन डेंसिटी। अर्बन एरिया के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, इस वजह से अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलने के चांसेस कम है, एंड इट विल लीड टू लोअर वेजेस रेट, राइट? So that will lead to urban poverty also. So our answer is C, 1 and 3। अगेन ये जो आर्टिकल है जहां पे अर्बन पॉवर्टी की बात की गई है, इस वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA? फर्स्ट, जजेस एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर debarred from receiving foreign funding under this act। Second, Ministry of Home Affairs approves NGOs and deregisters NGOs receiving foreign funding under this act। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है
इट डील्स विद द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, और इस वजह से इट इज रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। जो जनरली एनजीओज है जिनको फॉरेन से फंडिंग मिलता है, तो ऐसे फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट जो है वो बनाया गया है। इन 2010 इसको चेंज किया गया था। अब उसके अंदर सर्टेन कैटेगरी है जिसको डीबार किया गया है, जिसको परमिशन नहीं है फॉरेन फंडिंग रिसीव करने के लिए। कौन सी कैटेगरी है? पॉलिटिकल पार्टीज, जजेस, कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग फॉर इलेक्शंस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, कार्टूनिस्ट, न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस एटसेट्रा। तो ये कैटेगरीज जो है जिसको इस पर्टिकुलर एक्ट में से एग्जेम्प्ट किया गया है, उनके पास ये परमिशन नहीं है कि वो फॉरेन फंडिंग रिसीव कर सके। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है किसी एनजीओ को परमिशन भी दे सकती है और उसको डी रजिस्टर भी कर सकती है इस एक्ट में से। तो आवर आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो पीएम केयर फंड जो है इसको रिसेंटली गवर्नमेंट ने एफसीआरए में से एग्जेम्प्ट किया है, इस वजह से ये न्यूज में है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।